गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 15 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। आई एम सिटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चैंपियन क्लासेस। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज से यानी कि 15 मार्च 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी के साथ मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ यहाँ पे स्टैटिक जीके को भी। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा जिसका आंसर आप सभी को वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन की बात करूं तो 12 मार्च को ही हम लोगों ने क्या मनाया, तो मॉरिशस दिवस के रूप में मनाया हमने क्या 12 मार्च को। इसी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन का उत्पादक कौन सा देश बना है, तो इंडिया आपको देखने को मिलेगा जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना है। पहले नंबर पर कौन है, तो चाइना है, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ अभी हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 23 के बीच में दुनिया क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा हथियार आयातक करने वाला कौन सा देश बना है, तो आपको देखने को मिलेगा भारत। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सिप्री के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत की जाती है। आपको बताना है सिप्री की फुल फॉर्म क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन, तो आपको वहां पे आंसर देना होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अभी हाल ही में नायाब सिंह सैनी जो कि किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई है, तो हरियाणा के आपको देखने को मिलेंगे नायाब सिंह जो कि 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहले मुख्यमंत्री कौन है, ताकि आप लोगों को ना रिकॉल हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि आप लोगों का कल का जो भी पढ़ा है ना उसका रिवाइज हो जाए। ठीक है, अभी हाल ही में आपको देखने को मिलेगा कि किशोर मकवाना जो कि अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। किसकी, तो किशोर मकवाना जी की। इसी के साथ किस मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए को अभी अधिसूचित कर दिया है, तो यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 11 मार्च 2024 को पूरे भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया गया है। और कौन कौन से राज्य में नहीं किया है ये भी मैंने आप लोगों के साथ कल की वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप लोग कल की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है 15 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। यानी हम बोल सकते हैं कि पूरे मार्च में से ना 15 दिन जा चुके हैं। ओवरऑल आज बोल सकते हैं कि आज 15वां दिन ही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप लोगों ने कौन से आप लोगों ने टारगेट को मतलब कि बोल सकते हैं कि आप लोगों ने कौन से टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या क्या टारगेट को सेट किया है और कितना अचीव कर लिया वो आपके ऊपर है। आप लोग जरूर एक बार से गो थ्रू हो जाइएगा और देख लीजिएगा कि क्या क्या आप लोगों ने कवर किया है, क्योंकि 15 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी को देखने को मिलेगा पाई दिवस। पाई दिवस आप सभी को पता है, मैथ में बोल सकते हैं कि पाई होता है। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने, मैं ये आशा करती हूँ कि आप में से सभी लोग पाई से रूबरू जरूर हुए होंगे कभी ना कभी, क्योंकि पाई जो है ना मैथ से रिलेटेड एक बोल सकते हैं कि आप लोग देखने को मिलेगा जो कि हर साल हम बोल सकते हैं वर्ल्ड पाई डे के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये 14 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों से बोल दूं कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाई का जो वैल्यू होता है ना वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना है। आई नो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, फिर भी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो हर साल आप लोगों को देखने को मिलेगा गणित में इस्तेमाल होने वाला पाई जो कि खास रूप से आपको देखने को मिलेगा कि 14 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका सिंबल कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि 14 मार्च को हम लोग सुबह के टाइम यानी कि 1:59 पे पाई दिवस को मनाया जाता है। इसके पीछे के फैक्ट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो विश्व भर में जो कि पाई जो है कि हर साल 14 मार्च की सुबह को 1:59 पर ही मनाया जाता है। इसके पीछे की अगर हम लोग बात करें कि फैक्ट क्या है, तो ऐसा क्यों करके मनाया जाता है, यानी कि इसके ऊपर हम बात करें तो आपको पता है कि जो पाई की जो पाई होता है इसकी वैल्यू क्या है, तो 3.145926 आपको देखने को मिलेगा। ये होती है वैल्यू की पाई की वैल्यू, जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा सिर्फ नंबर होते हैं, इसके अंदर आपको जीरो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है इसकी वैल्यू में। ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें कि इस दिवस को जो कि स्थापित कब किया गया था, तो 1988 में आपको देखने को मिलेगा कि पाई दिवस की स्थापना की गई थी। इसी के साथ पाई जो कि गणित में संख्या के रूप में प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो कि पाई दिवस मनाने की शुरुआत किसने की थी, तो लॉरी शाह के द्वारा किया गया था स्टार्ट।
ठीक है। इसी के साथ जो कि आपको देखने को मिलेगा पाई का हम लोग यूज करते हैं सटीक क्षण के लिए, यानी कि कॉन्सिनेंट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, तो पाई आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग पाई की बात करें यहाँ पर, जो कि आपको देखने को मिलेगा पाई जो कि हर एक फील्ड में यूज होता है, चाहे आपका फिजिक्स हो, मैथ हो, है ना, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे पाई का यूज होता है। इसी के साथ पाई की खोज की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 287 ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलेगा प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक जिनका नाम है आर्किमिडीज के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, किसकी? पाई की। ये आप लोग देख सकते हैं इनकी इमेज, ठीक है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा, जब अगर हम बात करें जो कि प्रतिष्ठित गणितज्ञ है जिनका नाम है लियोनहार्ड यूलर के द्वारा इसे 1737 में पेश किया गया था। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि इस्तेमाल में अगर हम लोग बात करें कि इसका यूज हमने कब करना शुरू कर दिया, तो आधुनिक युग की बात करें तब से हम लोगों ने, जब से हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी, पाई का स्टार्ट कर दिया। इसके साथ इस साल की थीम क्या रखी गई है, यानी कि सभी के लिए गणित, यानी कि मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, इसकी हमने थीम रखी है, जो कि 2023 में भी थी और 2024 में भी है। ये आपको याद रखना इस साल की थीम क्या रखी गई है। इसी के साथ महान आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जो कि इनका जन्म माना जाता है 14 मार्च 1879 को, यानी कि पाई के ही दिन मनाया जाता है, तो ये आप लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। इसी के साथ पाई का जो सर्वप्रथम हम लोग बात करें कि भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है आर्यभट्ट के द्वारा पाई का मान दिया गया था, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है और उसकी वैल्यू को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये करंट में है, ठीक है। इसी के साथ पाई का मान आपको क्या मिलता है कि 22/7, यानी कि अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें जो कि पॉइंट में आता है 3.14159 आपको देखने को मिलेगी इसकी वैल्यू, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड किडनी डे के बारे में, क्योंकि कल के ही दिन को यानी कि 14 मार्च को ही हम लोगों ने वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। कब मनाया? तो 14 मार्च को मनाया है। विश्व में अगर हम लोग बोले कि विश्व किडनी दिवस जो कि एक वैश्विक अभियान के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम लोग लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके किडनी के बारे में, क्योंकि किडनी अगर हमारी स्वस्थ रहेगी तो हमारा ओवरऑल बॉडी भी क्या रहेगा, अच्छा ही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना कि अगर हम लोग अगर हेल्दी हैं तो हमारा हर एक चीज में काम करने में मन लगेगा। तो अगर आप लोग हेल्दी हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है ना। तो ये सारी बातें को आपको याद रखना है, क्योंकि अच्छा खाएंगे तभी तो आप लोग अच्छे से अपने लाइफ को लेकर चल पाएंगे। जब तक आपकी बॉडी ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप लोग कुछ भी काम करेंगे उसमें मन नहीं लगने वाला है, अगर आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम है तो। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर हमारे सर में थोड़ा सा भी दर्द रहता है तो हम लोगों का मन ना, अगर आप लोग कितना भी फोर्स करते हो तो उस काम में नहीं लग पाता है जो भी आप लोग काम कर रहे थे। इसलिए आपको अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, यानी किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है इसकी थीम। इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे होती है, तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और पहली बार अगर हम बात करें किडनी दिवस कब मनाया गया, तो 2006 में पहली बार मनाया गया है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें, ये दिन जो होता है क्रोनिक किडनी रोग, यानी कि CKD, या बोल सकते हैं मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और इन अंगों में अन्य स्वास्थ्य मुद्दे को प्रभावी के रूप से साथ साथ महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर भी केंद्रित किया गया है। यानी कि हम लोगों को ये फोकस नहीं करना है कि ये जो कि पर्टिकुलर मेल के होगा, ये महिलाओं में भी देखा जा सकता है इस प्रॉब्लम को, और बोल सकते हैं कि बच्चों में भी देखा जाता है। तो ये हमें जो है ना सबके ऊपर यहाँ पे काम करना होगा, सभी को साथ में लेकर चलना होगा और अपने आप को हेल्दी रखना होगा। इसलिए हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, किडनी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके ऊपर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में बेहतारी वंदन योजना शुरू की और इस योजना के तहत पहले किस्त का वितरण भी किया है। तो मेहतारी वंदन योजना की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट जगह छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा पीएम मोदी जी के द्वारा मेहतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है और यहाँ पे इस योजना के तहत पहली किस्त का वितरण भी कर दिया गया है। आइए जानते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो आपको बताया मैंने भी, मेहतारी वंदन योजना की शुरुआत कर दी गई है छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर इस योजना के तहत राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विवाहित महिलाओं को मासिक बोल सकते हैं DBT के रूप में आपको 1000 रुपए प्रति माह जो कि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दिया जाएगा। वहीं इन महिलाओं को जो कि आर्थिक सशक्तिकरण करने के सुनिश्चित किया गया है, ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको बेसिकली आर्थिक रूप से उनकी मदद की जाए, ताकि वित्तीय सुरक्षा प्रदान के, ताकि यहाँ पे जो कि लैंगिक समानता को बढ़ावा दे और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को मजबूत करने में कल्पना की जाए। आप सभी को पता है कि अगर कोई घर है उसके
अंदर पर्टिकुलर कोई भी मेल है और फीमेल है, तो वहां पे अगर देखा होगा कि मोस्टली जो कि मेल ही काम करते हैं, लेकिन अब के टाइम में तो मेल फीमेल सभी लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मेल काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे फीमेल को इतनी बोल सकते हैं कि वहां पर इतनी अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता है जब तक फीमेल काम ना करे, है ना। तो फीमेल को भी आगे बढ़ के आना चाहिए और उन्हें भी काम करना चाहिए। इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मतलब कि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पर महिलाओं को आर्थिक बोल सकते हैं कि मजबूती देने के लिए यहाँ पर महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और उन सभी पात्र विवाहित महिलाओं के लिए लाभ प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है, तो उन महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत किन किन लोगों को रखा गया, तो अगर आप लोग देखेंगे तो विधवा, या फिर बोल सकते हैं कि तलाकशुदा हो कोई, या फिर कोई ऐसी महिला जिसके द्वारा बोल सकते हैं कि उसके पति ने छोड़ दिया हो, तो इस योजना के तहत वो सभी महिलाएं इसमें शामिल की जाएंगी। और इस योजना के करीब हम लोग बोले तो 70 लाख महिलाओं को फायदा होगा महतारी वंदन योजना से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आइए बात करते हैं पीएम मोदी जी के बारे में कि खबरों में रहे इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, कहाँ कहाँ पे उद्घाटन किए गए हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉइंट की बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे असम के जोराहट में अहोम जनरल लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसी के साथ पीएम मोदी जी के द्वारा चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की भी आधारशिला रखी गई है। पीएम मोदी जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग देश को समर्पित किया गया। इसका पीएम मोदी जी के द्वारा स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत 140 करोड़ रुपए से अधिक यहाँ पर 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजना की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी जी के द्वारा कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की भी शुरुआत की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका मतलब बोल सकते हैं कि उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको ये याद रखना है पीएम मोदी जी के द्वारा अब तक कौन कौन से काम किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें जो कि थर्ड नंबर का है। तो अभी हाल ही में पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देखने को मिलेगा कि पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है मोदी जी के द्वारा। आप देखते हैं इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पीएम मोदी जी के द्वारा अभी प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार यानी कि जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि वंचित वर्गों के लिए 1 लाख बोल सकते हैं कि 1 लाख पात्र उद्यमियों के लिए ऋण सहायता के लिए यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी इसके तहत। आप जानते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, तो पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के बारे में। क्या है ये पीएम सूरज राष्ट्रीय, जो कि एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, समाज में वंचित वर्गों को उत्थान किया जाए। यहाँ इस पहल के अंतर्गत वर्तमान सरकार के द्वारा वंचित विकास की जो कि मुख्य धारा में लोग शामिल है उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा गया है, तो उनको अपने साथ लेके कैसे चला जाए, तो वर्तमान सरकार के द्वारा इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसलिए पीएम सूरज जो कि एक राष्ट्रव्यापी पहल है, इसकी शुरुआत की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पे पीएम सूरज पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से देश के जितने भी बोल सकते हैं कि अनुसूचित जातियों के पिछड़े वर्ग या फिर बोल सकते हैं कि स्वच्छता श्रमिकों के सहित देश भर में जो कि पात्र व्यक्तियों को ऋण की जो कि सहायता प्रदान की जाएगी। और ये सहायता बैंकों या फिर हम बोल सकते हैं कि एनबीएफसी और एमएफआई या फिर हम बोल सकते हैं कि अन्य संगठनों के माध्यम से इस राशि को बेसिकली बोल सकते हैं कि इस ऋण को दिया जाएगा इन सभी श्रमिकों को जो कि अनुसूचित जातियों या फिर पिछड़े वर्ग में से आते हैं। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में अगर हम बात करें तो 500 से अधिक जिलों में वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसी को भी आपको अगर बात करें यहाँ पर नेशनल एक्शन फॉर मैग्नाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते के तहत आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जितने भी मंत्रालय के द्वारा जितने भी लोग सीवर में या फिर सेप्टिक टैंक जो कि श्रमिक हैं जो कि सफाई कर्मी होते हैं उन लोगों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपी किट को वितरण किया जाएगा। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जितने भी लाभार्थी हैं उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा और उनको बेसिकली अस्पतालों में कैशलेस स्वास्थ्य सेवा की भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच दी जाएगी, ताकि उन लोगों को जो लोग वो बोल सकते हैं कि ये लोग काम करते हैं उनके लिए इस प्रकार की सुविधा देने की बात की गई है। इसी के साथ देखने को मिलेगा पीपी ई किट जो कि फ्रंट लाइन कार्यकर्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इनके द्वारा जितने भी बोल सकते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य खतरों या फिर संक्रमण के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा को दिया जाएगा, यानी कि इन लोगों को बेसिकली जो कि संक्रमण ना आए और ये स्वस्थ रहें, इन्हीं लोगों को बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि पीपीटी किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में प्रमुख निर्यातक निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आप बोल सकते हैं इससे
FIEO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अश्विन कुमार नाम है, जिन्हें अब इनकी नियुक्ति की गई है। तो किसके लिए चुना गया? फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको देखने को मिलेंगे कि जो प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम है अश्विन कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दिल्ली ग्राम उदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो दिल्ली ग्राम उदय अभियान प्रोजेक्ट क्या है और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इमेज में पर्टिकुलर। हम बात करेंगे हम बैकग्राउंड फॉर्मेशन की, तो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली ग्राम उदय अभियान के तहत आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भी 41 गांवों में PNG सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ 178 अन्य विकास के कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं दिल्ली में। यही बात करें इस कुल परियोजना में आपको देखने को मिलेगा कि 383 करोड़ रुपए से इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे और वहां के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया जाएगा, जैसे पानी की आपूर्ति, सड़क या फिर स्ट्रीट लाइट या फिर बोल सकते हैं सिविल सिस्टम के जैसे मुद्दे को यहाँ पर देखा जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ के जो व्यवस्था है उसे कैसे लेके चला जाए ताकि यहाँ के लोगों को एक बोल सकते हैं कि अच्छी लाइफ दिया जा सके। तो इसके ऊपर काम किया जाएगा, जो कि यहाँ पे दिल्ली ग्रामोदय अभियान जो कि बुनियादी ढांचे के ऊपर काम करेगा, जो कि निर्णय लिया गया है यहाँ पर सामुदायिक भागीदारी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे शहरीकृत गांवों और नए शहरी क्षेत्रों के जीवन में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए, ये फोकस रहने वाला है। इस उद्घाटन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के द्वारा बिछाए गए 100 किलोमीटर के पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से 41 गांवों में आपको देखने को मिलेगा कि PNG आपूर्ति की शुरुआत की गई है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित और किफायती और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधान प्रदान करने के लिए सरकार की ये आप लोग देख सकते हैं कि एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्या देखिएगा चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा अनुराग ठाकुर जी के द्वारा अभी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। आइए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो केंद्रीय युवा मामले और बोल सकते खेल मंत्रालय जिनका नाम है श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा चंडीगढ़ में कीर्ति नामक एक अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ओलंपिक या फिर विश्व में भाला फेंक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत करने में केंद्रीय खेल मंत्रालय की पहल की सराहना की गई है। वहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस कार्यक्रम के द्वारा खेल और पढ़ाई के बीच में कैसे संतुलन बनाना है इसके ऊपर भी बात की जाती है। और कीर्ति का यहाँ पे उद्देश्य क्या रखा गया? तो कीर्ति खेलो इंडिया मिशन के तहत आपको देखने को मिलेगा एक ये राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है 9 से लेकर 18 वर्ष के जितने भी प्रतिभाशाली एथलीट्स हैं उनकी पहचान की जाए और जो कि वर्तमान में स्कूलों में है उनको कैसे स्कूलों से लेके आए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेले और इसी के साथ अपने आप बोल सकते हैं कि देश का नाम रोशन करें और अपनी पढ़ाई को भी कैसे लेके चले, इस चीज के ऊपर भी फोकस रहेगा इस कार्यक्रम के तहत। ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा जो कि अधिसूचित प्रतिभा मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से प्रतिभा की पहचान करने के लिए पूरे वर्ष में देश भर में 20 लाख मूल्यांकन आयोजित कराएगा, इसके ऊपर फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में गुजरात के साबरमती में कोच रब आश्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको देखने को मिलेंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज में देख पा रहे हैं। कहां पर? गुजरात में साबरमती में कोच रब आश्रम का उद्घाटन। अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा साबरमती आश्रम का दौरा किया गया, जहां पर कोच रब आश्रम का उद्घाटन किया गया और गांधी आश्रम स्मारक में मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया गया। कोच रब आश्रम की बात करें जहां पर स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, यानी 25 मई 1915 को की गई थी। ये भारत के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, जो कि आपको देखने को मिलेगा 17 जून 1917 को यानी कि 1917 को आश्रम को साबरमती नदी के तट पर एक बंजर भूमि पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर हस्तांतरित कर दिया गया था। इसी के साथ साबरमती आश्रम, जिन्हें हम लोग हरिजन आश्रम के नाम से भी जानते हैं, इसे 1917 से लेकर 1930 तक गांधी जी का घर बना रहा और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इस बोल सकते हैं कि आश्रम के द्वारा। मूल रूप से इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था, लेकिन ये विचारधाराओं का केंद्र बन गया जिसने अंततः भारत में स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया, जिसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा 12 मार्च 1930 को इनके द्वारा 78 जो कि आपको देखने को मिलेगा साथियों के द्वारा आश्रम से प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की गई और ये मार्च में आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश नामक कानून, जो कि कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था जिसके द्वारा भारत के ब्रिटिश के बोल सकते हैं यहाँ पे नमक की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नमक पर कर आरोपित किया गया था।
इसी के साथ 12 मार्च 1930 को बेसिकली गांधी जी के द्वारा ये शपथ ली गई कि जब तक वे भारत को आज़ादी नहीं दिलाएंगे तो वो तब तक आश्रम में नहीं लौटेंगे। इसी के बाद भारत में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। और आपको देखने को मिलेगा कि 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई और वे आश्रम में कभी नहीं लौट पाए। तो इसके ऊपर भी आप लोग याद रख सकते हैं दांडी मार्च कब हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। और कैसे कैसे साबरमती आश्रम का हो सकते हैं कि हस्तांतरण हुआ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको याद रखना है क्योंकि अभी करंट हो सकते हैं कि करंट में बना हुआ है, तो कोचरब आश्रम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 8 नंबर का, अभी हाल ही में 2024 के प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसने जीता है 2024 का, हो सकते हैं कि प्रिज्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किसके द्वारा जीता गया है। तो जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं इनका नाम है रिकेन यामामोटो, जो कि जापान के हैं, इनके द्वारा जीता गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1979 में, जो कि J.A. प्रिज्जकर और उनकी पत्नी जो इनका नाम है सिंडी के द्वारा जीवित वास्तुकारों को सम्मानित देने के लिए इसकी स्थापना की गई। ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि प्रतिभा, दृष्टि और मानवता एवं निर्मित पर्यावरण के प्रति काम करते हैं, और उनको इस बोल सकते हैं कि पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रिकेन यामामोटो के द्वारा वास्तुशिल्प में दृष्टि बोल सकते हैं कि दृष्टि वास्तुकला के और दृश्य और मूर्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इनके देने के साथ इनके परिवार व समुदाय को प्राथमिकता दी गई। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। यामामोटो की बात करें तो इनके द्वारा डिजाइन में अक्सर हम बोल सकते हैं संबंध परक जीवन और प्राकृतिक परिदृश्यों को संरक्षित करने और जीवन में बोल सकते हैं कि नवीन अवधारणाओं को शामिल करते हुए हाटाकुंबो हाउसिंग और योकोसुका म्यूजियम ऑफ आर्ट जैसी परियोजनाओं को देखा गया है, इसलिए इन्हें 2024 का प्रिज्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि अगर भारत में भी किसी वास्तुकार ने जीता है, तो हाँ जी जीता है, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी के द्वारा प्रिज्जकर पुरस्कार 2008 में जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। इनका हम बात करें तो इनके द्वारा प्रसिद्ध कार्य जो कि इंदौर शहर को स्थापित किया गया, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अरिना अरिना लो कास्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इनके द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इन्हें प्रिज्जकर पुरस्कार 2018 दिया गया था कि नहीं, बालकृष्णन को। नेक्स्ट बात करें तो इस परिसर का आप लोग देखेंगे, इस परिसर में एक समुदाय जो कि आंगनों और रास्तों के नेटवर्क के द्वारा एक बोल सकते हैं एक साथ जुड़ी इमारतों के समूह के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा प्रिज्जकर पुरस्कार के बारे में बात किया। अब बात करते हैं यहाँ पर रिकेन यामामोटो के कार्य क्या क्या रहे। तो यामामोटो जो कि आपको देखने को मिलेंगे जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं इस साल, और इनके द्वारा प्रसिद्ध कृतियां जो कि हिरोशिमा निशी फायर स्टेशन 2000 में और एक पारदर्शी अग्रभाग जो कि कांच के दीवारों और फर्श है जो कि राहगीरों को अंदर देखने की अनुमति देता है, इसके ऊपर काम किया गया। और इन्हीं के साथ आपको देखने को मिलेगा इनके द्वारा कोयासू एलिमेंट्री स्कूल 2018 में उसके अंदर विशाल खुली छत न केवल कला संस्कृति संगीत नृत्य और पेंटिंग सिखाती है, जो कि बल्कि बोल सकते हैं कि बल्कि छात्रों के बीच बातचीत करने की प्रोत्साहित करने का काम भी करता है। तो इनके द्वारा बोल सकते हैं कि ये काम किया गया, इसलिए इन्हें आपको देखने को मिलेगा प्रिज्जकर आर्किटेक्चर प्राइज से नवाजा गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो कि आपको देखने को मिलेगा इस सम्मान जो कि 45वां सम्मान जो कि 2023 में किसे दिया गया था, तो इनका नाम है देखने को मिलेगा, इनका नाम क्या है, डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया था। तो प्रिज्जकर पुरस्कार समारोह की बात करें जो कि आपको एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था, और 2023 का किसे दिया गया है 45वां, वो उनका नाम याद रखेगा क्योंकि आपसे करंट का ना पूछ के इससे बैक वाला पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, और इस साल 2024 में किसे दिया गया, तो यामामोटो जापान के हैं, इन्हें दिया गया, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। अब बात करें यहाँ पर प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार के बारे में, तो इस क्षेत्र में सर्वोच्च बोल सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में ये जाना जाता है, जिसे आप लोग आर्किटेक्चरल नोबल भी बोल सकते हैं कि नोबेल भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि बोल सकते हैं कि पैसे का एक सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, स्थापना की गई थी 1979 में, और इसके बाद ये हर साल दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए किसी जीवित वास्तुकार को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें जो कि शिकागो के प्रिज्जकर परिवार अपने हयात फाउंडेशन के माध्यम से की थी।
उद्देश्य क्या है कि बेसिकली जो भी अगर वास्तुकार है, जीवित है, तो उसको सम्मान दिया जाता है अगर वो किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि निर्मित कार्य में प्रतिभा, दूरदर्शिता और बोल सकते हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा बोल सकते हैं कि इनके द्वारा काम किया जाता है, तो उसके तहत आपको देखने को मिलेगा कि प्रिट्जर पुरस्कार से नवाजा जाता है उस पर्सन को। इस पुरस्कार में विजेता की बात करें तो कितने इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या धनराशि मिलती है, तो देखने को मिलेगा $1,00,000 दिया जाता है। इसके साथ एक कांस्य पदक भी देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सारी बातों को याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है आपको वीडियो, तो आप लोगों को क्या करना है, तो आपको लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को सारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 8 नंबर का है, तो अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है तासो शेरिंग टोब्गो, जो कि 5 दिवसीय यात्रा पर भारत में आए हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे भूटान के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि इनके द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा है जो कि भारत में इनके द्वारा की गई है, और ये बेसिकली अभी भारत में आए हैं। इनका नाम है तासो शेरिंग टोब्गो। अगर हम बात करें लोकेशन की, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिलेगा। तो भूटान की अगर हम लोग बात करें तो भूटान की जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री किस किस से लगती है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चाइना से भी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे भारत से भी आपको देखने को मिलेगा, बाउंड्री टच होता है। और यहाँ से पूरा का पूरा जो कि साउथ वाला एरिया आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा किससे टच होता है, भारत से टच होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे जो कि सरकार है उसके साथ हमारे कैसे संबंध है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो कि इंटरनेशनल जो कि बोल सकते हैं कि संबंध कैसे हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो भूटान के प्रधानमंत्री जो कि 14 से लेकर 18 मार्च, जो कि इनका नाम है शेरिंग टोब्गो, जो कि भारत पे आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, जो कि जनवरी में इनके द्वारा अपना पद ग्रहण किया गया था जो कि प्रधानमंत्री के रूप में, और ये पहली इनकी विदेश यात्रा है। इसके साथ अगर बात करें कि भारत में आ रहे हैं इनके द्वारा विदेश मामलों में भी बोल सकते हैं, और विदेशी व्यापार मंत्री और ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, उद्योग वाणिज्य रोजगार मंत्री और भूटान के शाही परिवार के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में इसमें शामिल भी होंगे, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में कैसे रिश्ते हैं, कैसे हम दोनों देशों को आगे चलना है एक साथ लेकर, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी का काम नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। क्योंकि हम लोगों को पता है, यहाँ पे आप लोग को चाइना देखने को मिलेगा कि चाइना भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान को कंट्रोल किए हुआ है ना। और इसी के साथ देखने को मिलेगा कि भूटान पे जो कि देखने को मिलेगा एक छोटा सा देश है, फिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये कितना खुश देश है और हमारी इसके साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे लेके हम लोग चलते हैं इसके ऊपर बात किया जाएगा। तो इसीलिए 14 से लेकर 18 मार्च तक आपको देखने को मिलेंगे भूटान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेरिंग, वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। अब बात करते हैं लोकेशन के बारे में, तो आपको भारत जो कि आपको भूटान यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैंने अभी बताया। तो भूटान की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखने को सिक्किम भी आपको देखो जो कि स्टेट देखने को मिलेगा, जो कि भूटान से यहाँ पे बॉर्डर को टच करता है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल को भी देख पाएंगे आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग को असम भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि भूटान की कैपिटल क्या है, तो थिम्पू आपको यहाँ के भूटान की कैपिटल देखने को मिलेगी। और आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर जो कि पर्टिकुलर आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ से आती है, ये आपको देखने को मिलेगी। कहाँ से आती है, ये भूटान से आती है। और शोक नदी, ठीक है ना, तो शोक नदी भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बिहार के लिए बोला जाता है शोक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पर्टिकुलर आप लोगों से यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन बहुत सारे से, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 10 नंबर का है, तो अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे के द्वारा लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त कर लिया है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि एशिया का बोल सकते हैं कि छठे वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुन लिया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, IGI बोलते हैं, जो कि इसकी अपनी उत्कृष्टता के लिए लगातार छठे वर्ष यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दे दिया गया है। अगर बात करें जो कि आपको पता होगा कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि 11 मार्च 2024 को दिया गया ये खिताब। और इसके बाद एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने अपने सर्वे में पाया कि 2023 में 40 मिलियन प्रति वर्ष की क्षमता रखने वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में IGI एयरपोर्ट जो कि सबसे बेहतर रहा है। इसके साथ यहाँ पे यात्रियों को दी जाने वाली सभी सेवाएं भी सबसे बेहतर देखने को मिली हैं। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि सबसे अच्छा बोल सकते हैं कि हवाई अड्डा चुन लिया गया है छठे वर्ष पे। इसी का DIAL की बात कर रहे हैं, तो ये पुरस्कार अमेरिका के अटलांटा में सितंबर 2024 में आयोजित समारोह में दिया जाने वाला है। ये भी याद रखिएगा। तो आपको इस सितंबर माह में भी देखने को मिलेगा। वापस से करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ाती हुई नजर आऊंगी, तो ये आपको याद रखना है कब दिया जाएगा।
इसी के साथ हम बात करें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बारे में क्या है, तो जीएमआर समूह के द्वारा आपको पता है जैसे कि गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको जीडीए काम करती हुई दिखाई देती है। ऐसे दिल्ली में हम बात करें जो कि जीएमआर समूह के द्वारा काम किया जाता है, तो वहीं पे डीआईएएल का संघ है जिसके द्वारा डीआईएल में जो कि जीएमआर समूह के द्वारा भारतीय विमानपत्तन के द्वारा एक बोल सकते हैं कि फ्रोम पोर्ट को शामिल किया गया है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कोस्ट्रियम के पास दिल्ली हवाई अड्डे को 30 वर्ष के लिए जो कि वित्त, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव का अधिकार भी दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे डीआईएएल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो इनका नाम है विधेय कुमार जयपुरिया। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि AI के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलेगा एक लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कनाडा में स्थित है यानी कि मॉन्ट्रियाला में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों गठित किया गया था, किसे, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल को इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हवाई अड्डों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैसे हमें हवाई अड्डों के ऊपर काम करना है ताकि यहाँ के यात्री जो कि सुविधाजनक रह सके और उन्हें मतलब कि एक सुविधा देने के ऊपर काम किया जाएगा कि वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके, है ना। और इसी के साथ आपको देखने को मिलता है हवाई अड्डों में प्रबंध, संचालन, पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके ताकि लोगों को आसानी हो और हवाई अड्डों, विश्व विमानन संगठनों और व्यापार की भागीदारी के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि ACI के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ की जनता को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कुशल और पर्यावरण की जिम्मेदारी हवाई पर्यावरण के द्वारा ही प्रदान किया जाए। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं आज की वीडियो की क्वेश्चन ऑफ द डे का, तो क्या है, तो अभी हाल ही में रिपोर्ट यानी कि जो कि सिप्री के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है 2019 से लेकर 23 में, इसके बीच में दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार जो कि आयातक देश बना वो कौन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, आप लोग जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि कल वीडियो में आपने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।